हेलो स्टूडेंट, अपेक्स की ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? मॉडर्न हिस्ट्री। तो हमारा टॉपिक चल रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमने लास्ट में क्या डिस्कस किया था? बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर। तो कल हमने बैटल ऑफ बक्सर को डिस्कस किया था, जो कब हुई थी? 22 अक्टूबर 1764 को बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। तो हमने पूरी स्टोरी को कल देखा था। तो इस युद्ध के बाद क्या हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिल गया था? दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इस युद्ध को जीतने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट्स मिल गए थे। ये दीवानी राइट्स का मतलब है भी इस युद्ध के बाद क्या होता था? भी बंगाल, बिहार और उड़ीसा से जितना भी जो टैक्स कलेक्शन था वो टैक्स कौन लेने लगी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाने लगा। पहले वहां के नवाब लेते थे, अब कौन लेने लगी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आगे आज हम शुरू करते हैं। फिर क्या हुआ आगे देखो। देखो स्टूडेंट, आगे क्या हुआ? अब क्या था? 1764 तक बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कंपनी ने अपना दीवानी राइट्स अधिकार स्थापित कर दिया। अब क्या था? वो साउथ की तरफ जाने लगी थी कंपनी। अगर हम बात करें उसके बाद कंपनी ने 1760 से 1769 में कौन सा युद्ध हुआ? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। अगर हम बात करें तो उसके बाद क्या क्यों नीचे साउथ में मैसूर कहाँ है? मैसूर एक जगह का नाम है जो वर्तमान में कर्नाटका स्टेट में है। और एंग्लो का मतलब है ब्रिटिश। जो एंग्लो और मैसूर का राजा था जिसका नाम था, हमने सुना होगा, हैदर अली। उनके विचकार युद्ध हुए थे, 4 युद्ध हुए थे, एंग्लो मैसूर युद्ध। तो क्या है, उन्होंने फिर धीरे धीरे नीचे जाना शुरू कर दिया। जो बाकी जैसे मैसूरों के साथ युद्ध हुआ इनका, देखो मुगलों के पतन के बाद मराठा जो स्टेट हुई तो मराठा के साथ युद्ध हुआ अंग्रेजों का, एंग्लो मराठा वॉर। नीचे मैसूर से भी युद्ध चल रहा था, एंग्लो मैसूर वॉर। और एक वो फ्रेंच लोगों से युद्ध चल रहा था, कर्नेटिक वॉर। और क्या था फिर दूसरी तरफ? क्या था? बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर का युद्ध भी लड़ा था उन्होंने। तो हम इनके बारे में भी, इन वॉर के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अब हमने क्या देखना है? सबसे पहले अब हम आगे देखते हैं क्या है 1764 के बाद क्या है कंपनी को। क्या है, कंपनी ने युद्ध जीता है तो उसके पास क्या था? बहुत सा पैसा हो चुका था, काफी पैसा हुआ कंपनी के पास। तो क्या था, कंपनी बहुत ऊंच पैमाने पर पहुंच गई, बहुत प्रमोशन की कंपनी ने। लेकिन अगर हम बात करें भी 1772 में तकरीबन 8 सालों के बाद क्या हुआ? धीरे धीरे आगे चलकर 64 के बाद क्या हुआ? 1768 में कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत कमजोर हो गई। कंपनी को बहुत बड़ा घाटा पड़ा। वो हम रीजन देखेंगे क्या क्या हुआ, ऐसे क्या कारण थे जो कंपनी क्या हुई? घाटे में चली गई। तो क्या था 1772 में क्या किया कंपनी ने? पहले हम देख रहे हैं उसका बेसिक स्टोरी देख रहे हैं। 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा। उसके बाद कंपनी बहुत धन आ चुका था, बहुत उसने लूटपाट की, चलो ठीक है हम मानते हैं कंपनी बहुत तरक्की पर थी। अब देखो एक बात करो, मान लो अब हम कंपनी में लड़ो, हम किसी कंपनी में काम करते हैं। अब एक बात देखो हजम नहीं हुई, क्या हो? मान लो हम कंपनी में 50 लोग काम करते हैं और कंपनी बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है। लेकिन क्या है भी, मान लो देखो एक तरफ कंपनी धीरे धीरे क्या है भी, हम बात करें भी हौली हौली क्या है, कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं, जो कर्मचारी हैं, वो तो बहुत अमीर बन गए, वो तो बहुत अमीर बन चुके हैं। लेकिन कंपनी घाटे में शो हो रही है। तो ये बात क्या है, थोड़ी सी मतलब क्या है, हैरानी वाली बात होती है।
कि जैसे क्या था, बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी के कर्मचारियों के पास भी पैसा था, फिर भी था, तो क्या हुआ 1772 में, इतने 8 सालों के बाद क्या हुआ, कंपनी घाटे में चली गई। लेकिन जो कंपनी के एम्प्लॉय थे ना, वो बहुत अमीर बन चुके थे, उन्होंने बहुत अपनी बड़े बड़े बंगले डाल दी, कोठियां डाल ली। तो क्या किया 1772 में कंपनी ने, क्या था, मैं अब स्टार्ट करेंगे। पहले मैंने आपको बताया था जो कंपनी को परमिशन मिली थी ब्रिटेन से, वो मुफ्त में तो नहीं मिली थी, वो बदले में 1 लाख पाउंड हर साल बेचती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की गवर्नमेंट को। लेकिन इस साल क्या हुआ, इन्होंने पैसा भेजने की बजाय क्या किया, उल्टा लोन मांगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोन मांग लिया, किससे, ब्रिटेन गवर्नमेंट से। ब्रिटेन गवर्नमेंट से क्या मांगा इन्होंने, लोन मांगा, कितने का, 1 मिलियन पाउंड, 1 मिलियन यानी 10 लाख, 1 मिलियन पाउंड का लोन जब मांगा तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट बहुत हैरान हुई। उन्होंने देखा भी कंपनी इतनी तरक्की कर रही है, तो ऐसा क्या हुआ अचानक जो घाटे में चली गई। तो क्या किया, जब इनसे 1 बिलियन पाउंड का लोन मांगा तो ये बहुत हैरान हुए। तो इन्होंने सोचा भी देखो यार, इतने सालों से कंपनी भारत में व्यापार कर रही है, अगर ये बिल्कुल ख़त्म हो गई तो हमारा बहुत नुकसान होगा। तो क्या था, ब्रिटेन गवर्नमेंट ने इस कंपनी को दोबारा सर्वाइव किया, दोबारा उसको उठाया ऊपर। क्या कहा उन्होंने भी, हम आपको पैसा तो देंगे, लेकिन आज के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी को हमारे अकॉर्डिंग चलेगी, ब्रिटेन की गवर्नमेंट चलाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटेन में रहकर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग चलाएगी। तो क्या किया फिर, अगर हम बात करें 1600 में कंपनी बनी, तो 1600 से लेकर 1773 तक अगर हम बात करें तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में अपना काम कर रही है। ब्रिटेन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता था, या अब यहाँ तक ब्रिटेन गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं था। क्यों, उन्होंने तो कंपनी को मोनोपोली दी थी, बस अपना व्यापार कर रही है, बदले में अपने 1 लाख पाउंड भेज रही थी, तो ब्रिटेन गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं थी। पर जब उन्होंने लोन मांगा 72 के बाद, तो 73 के बाद क्या हुआ, ब्रिटेन गवर्नमेंट ने कहा भी आज से ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे कंट्रोल में काम करेगी, हमारे नियंत्रण में काम करेगी। तो वो फिर क्या हुआ, वो 1773 के बाद क्या लाने लगे, एक्ट। अब वो वहां से एक्ट पास करते थे, ब्रिटेन गवर्नमेंट एक्ट लेकर आती थी, और वो एक्ट कहां पर अप्लाई होते थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर अप्लाई किए जाते थे, और वे उस एक्ट के अकॉर्डिंग भारत में व्यापार करती थी। कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले अब क्या शुरू करेंगे भी, भारत में ब्रिटेन गवर्नमेंट सबसे पहले कौन सा कानून लेकर आई, सबसे पहले कौन सा एक्ट लेकर आई ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो सबसे पहले एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसका नाम ही ऐसे रेगुलेटिंग क्यों रखा, क्योंकि देखो कंपनी एक तरह से उनका काम बंद हो गया था, उसके काम को दोबारा रेगुलेट करना, दोबारा उसी कंडीशन में उसी स्थान पर पहुंचाने के लिए ब्रिटेन गवर्नमेंट ने कंपनी की रेगुलेटी शुरू की, इसको रेगुलेट किया अपने तरीके से। तो इसलिए एक्ट का नाम क्या पड़ा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और आल्सो कॉल्ड, और इसे क्या कहते हैं, आल्सो कॉल्ड नॉर्थ इंडिया एक्ट, नॉर्थ इंडिया एक्ट, आल्सो कॉल्ड नॉर्थ इंडिया एक्ट। ठीक है, तो पहले सबसे पहला एक्ट लेकर आई गवर्नमेंट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं अभी ये एक्ट लाने की जरूरत क्यों पड़ी, ब्रिटेन गवर्नमेंट को क्यों अपने अंडर लेना पड़ा कंपनी को, क्योंकि देखो कंपनी 1600 से लेकर इतने सालों से खुद व्यापार कर रही थी, उसका ब्रिटेन गवर्नमेंट के साथ की कोई इंटरफेरेंस नहीं थी उनके व्यापार में। तो ऐसा क्या हुआ, तो देखते सबसे पहले क्या है। देखो सबसे पहले क्या है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इनको ट्रेड मोनोपोली मिली थी। मैंने पहले वाले लेक्चरों में डिस्कस किया है भी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको ट्रेड मोनोपोली मिली थी। किसने दी थी इसको ट्रेड की परमिशन, मैंने बताया था कौन थी, क्वीन एलिजाबेथ, उन्होंने परमिशन दी थी इनको भारत और बाकी पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए। लेकिन आगे क्या हुआ,
तो ये इनको फ्री में तो नहीं मिली थी, फ्री में नहीं मिली थी इनको ये मोनोपोली। बदले में क्या था, बदले में इनको क्या करना पड़ता था, 1 लाख पाउंड हर साल, हर साल 1 लाख पाउंड ये भारत से ब्रिटेन में बेचती थी, ब्रिटेन की गवर्नमेंट को देना पड़ता था इनको, किनको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो फिर क्या हुआ, लेकिन बट क्या हुआ फिर, बट 1768, देखो मैंने बात की है, सबसे पहला युद्ध लड़ा बैटल ऑफ प्लासी 1757, उसके बाद हुआ बक्सर का युद्ध 1764। अब क्या हुआ, बक्सर के 4 सालों के बाद 1768 में क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ब्रिटिश, उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जो पैसे फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल खराब हो गई, फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई। वो क्यों हुई हम देखेंगे आगे, क्या रीजन थे उनका, कंपनी के पास इतना पैसा था, एकदम से उसकी फाइनेंशियल कंडीशन में गिरावट कैसे आई। तो 1768 में ईस्ट इंडिया कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल खराब हो गई। तो मान लो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने 1-2 साल ब्रिटेन की गवर्नमेंट को पैसा नहीं भेजा, तो गवर्नमेंट ने सोचा चलो कोई बात नहीं, चलो कोई रुकावट हो जाती, मान लो चलो 1 साल देखा गवर्नमेंट ने, 2 साल देखा, 3 साल वेट किया। तो क्या हुआ, 1768 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन गवर्नमेंट को कोई पैसा नहीं भेजा, तो क्या हुआ, उन्होंने पैसा भेजना बंद कर दिया ब्रिटेन की गवर्नमेंट को। जब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट को पैसा भेजना बंद कर दिया। तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने चलो 1-2 साल उनको कोई बात नहीं, उन्होंने सोचा भी चलो कोई बात नहीं, इस साल भेज देंगे, अगले साल भेज, तो उन्होंने वेट की। लेकिन उनको शॉक कब लगा, वो हैरान कब हुए, जब 1772 में उनको हैरानी तब हुई ब्रिटेन की गवर्नमेंट को, तब हैरानी हुई जब पैसा भेजने की बजाय उन्होंने 1772 में 1 मिलियन पाउंड का लोन मांगा। 1 मिलियन पाउंड का लोन मांगा कंपनी ने, किससे, ब्रिटेन की गवर्नमेंट से लोन मांगा। तो जब ये बात ब्रिटेन की गवर्नमेंट को पता चली तो उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने कंट्रोल में ले लिया। अब वो देखते क्यों कंट्रोल में ले लिया, कि अब आज से कंपनी हमारे अंडर काम करेगी, हमारे एक्ट के अकॉर्डिंग चलेगी, ब्रिटेन गवर्नमेंट ने कहा। तो क्या किया, ब्रिटेन गवर्नमेंट ने अपने तरीके से कंपनी को दोबारा रिवाइव किया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या हुआ। अब हम देखते हैं अभी ईस्ट इंडिया कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने के क्या कारण थे, किन कारणों से खराब होगी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, भी ऐसा क्या हुआ जो उनके पास पैसे की कमी आ गई इंडिया में रहकर। तो हम देखेंगे वो, तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे रीजन फॉर फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। भी ईस्ट इंडिया कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन के खराब होने के क्या क्या रीजन थे, तो हम अब वो देखेंगे क्या हुआ। सबसे पहला क्या कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने का, तो वो सबसे पहला कारण था बंगाल फेमाइन। देखो अगर हम बात करें तो बक्सर के युद्ध के बाद जो बंगाल, पूरा बंगाल है, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, पूरे पर अधिकार हो गया था, और वहां से टैक्स कौन कलेक्ट करने लग गए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब क्या हुआ, पहला कारण था बंगाल में भूखमरी हो गई, बंगाल फेमाइन। फेमाइन का मतलब होता है भूखमरी। क्या हुआ भाई, बंगाल में भूखे मरने लग गए लोग, क्यों, क्योंकि सूखा पड़ गया, फसल नहीं हुई। तो क्या हुआ, बंगाल फेमाइन कब हुआ, 1769 में। तो मैंने कहा है 1768 के बाद कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन में गिरावट आने लगी। क्या हुआ, भूखमरी की वजह से फसल नहीं हुई, तो वहां के लोगों के पास जब फसल ही नहीं हुई तो वो टैक्स कैसे पे करेंगे, वो टैक्स कैसे देंगे, अगर फसल अच्छी होगी तभी वे टैक्स पे करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो क्या था, फसल तो हुई नहीं, लोग भूख से मर गए। वहां की 1/3 पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन का 1/3 पार्ट क्या हुआ, मर गया, उनकी डेथ हो गई वहां के लोगों की। टोटल जनसंख्या का 1/3 हिस्सा, 1/3 लोग मर गए भूख से, और क्या हुआ, वो टैक्स भी पे नहीं कर पाए। तो पहला रीजन था बंगाल में भूखमरी का होना।
तो अगर पैसा नहीं आया तो कंपनी के पास क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत नहीं हुई, पैसा उनके पास नहीं आया इस साल। दूसरा रीजन क्या था, दूसरा कारण था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। हम देख रहे हैं उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन की गिरावट कैसे हुई। पहला रीजन, बंगाल में भूखमरी हो गई, भूखमरी की वजह से लोगों के पास फसल नहीं हुई तो वो टैक्स नहीं दिया उन्होंने, तो फिर क्या था, कंपनी को टैक्स नहीं मिला तो वो क्या है, घाटे में जाएगी। तो दूसरा हुआ फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, कब हुआ, 1767 से 69। किसके किसके विचकार हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ था मैसूर का शासक जिसका नाम था हैदर अली। हम इस युद्ध के बारे में भी डिस्कस में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, हैदर अली। तो क्या हुआ, अब देखो जब वार होती है, जब युद्ध चलता है तो युद्ध में बहुत नुकसान होता है, बहुत पैसा लगता है युद्ध में, सैनिक वगैरह हथियार सब कुछ करना पड़ता है। अब जब पहला एंग्लो मैसूर वार हुआ तो इसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला, नो रिजल्ट, ना तो हैदर अली की हार हुई ना ही जीत हुई, दोनों पक्षों का कोई भी समझौता नहीं हुआ, कुछ भी रिजल्ट नहीं निकला। तो अब रिजल्ट नहीं निकला तो पैसे की तो बर्बादी हुई, तो वो पैसा बर्बाद हुआ किसका, कंपनी का। इस युद्ध में बहुत पैसा लगा और उसका हर्जाना भी वापस नहीं हुआ और रिजल्ट भी कुछ नहीं निकला। तो दूसरा रीजन ये था कंपनी का। आगे हम पढ़ते हैं तीसरा कारण। ये कुछ कारण थे कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन के गिरावट में आने के, और तीसरा कारण क्या था, तीसरा था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय क्या हो गए, करप्ट हो चुके थे, भ्रष्टाचारी हो चुके। वो क्या था, ब्राइब मतलब रिश्वत लेने लगे थे। ब्राइब का मतलब है वो क्या लेने लगे, रिश्वत लेते थे। तो तीसरा कारण क्या था, भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय हैं वो करप्ट हो चुके थे, वो रिश्वतें लेने लगे लोकल इंडियन लोगों से। अब क्या हुआ, इससे क्या था, वो अपनी जो जितना पैसा अपनी पॉकेट में डालते थे कंपनी के खाते में तो नहीं जाता था, तो क्या हुआ, वो रिश्वतखोर हो गए। और क्या था, वो कंपनी की तरफ साथ साथ एक क्या था, जब इनको ट्रेडिंग, इनको एक प्राइवेट ट्रेडिंग की भी इनको सहूलत दी जाती थी, भी जो कंपनी के एम्प्लॉय कंपनी के थ्रू काम कर रहे हैं उसके अलावा वो प्राइवेट ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, अपना खुद का निजी व्यापार भी कर सकते हैं। तो क्या था, वो प्राइवेट ट्रेडिंग ज़्यादा करने लगे और कंपनी की तरफ से कम करने लगे। तो ये भी क्या हुआ, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने का रीजन था, तो कंपनी के एम्प्लॉय करप्ट होने लगे, भ्रष्टाचारी, और उनमें रिश्वतखोरी बहुत बढ़ गई। चौथा कारण देखो क्या था, फोर्थ रीजन, फोर्थ रीजन देखो क्या था स्टूडेंट्स, टी ट्रेड में नुकसान। टी ट्रेड में क्या हुआ, नुकसान। टी ट्रेड में नुकसान देखो क्या था स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ज्यादातर व्यापार किस चीज का होता था, चाय का। ज्यादातर व्यापार किसका था, टी ट्रेडिंग का। क्या था, अगर हम बात करें जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो जितनी भी चाय में जो व्यापार करती थी, जो जितनी भी अमेरिका में, अमेरिका जो यूएसए था, यूएसए में जो सारी टी चाय सप्लाई की जाती थी वो कंपनी के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सप्लाई करती थी, अपनी चाय यूएसए में भेजती थी। लेकिन क्या हुआ, आगे चलकर क्या हुआ, जो दूसरी कंपनी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो जब उसको पता लगा कि ऐसे करके ये अपनी चाय बेचे यूएसए में, तो उन्होंने भी क्या किया, अमेरिका में चाय बेचनी शुरू कर दी। और क्या था देखो, अब जब वे भी चाय बेचेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो इन्होंने क्या है, अपने चाय के दाम गिरा दिए डच ने, कि चाय के दाम गिराने से क्या डच लोगों की चाय ज़्यादा बिकने लगी। तो क्या था, अब जो अमेरिका में 85%, 100 में से 85% जो चाय की सप्लाई थी वो कौन लोग करने लगे, डच लोग करने लगे। अब जब ये चाय की सप्लाई करने लगे तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री में, फैक्ट्री मतलब गोदामों में जो चाय पड़ी थी वो चाय खराब हो गई, गलने सड़ने लगी, तो फिर उसका नुकसान तो बहुत हुआ, ठीक है ना। तो क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के गोदामों में जो चाय थी वो पड़ी पड़ी सड़ गई, और जो अब चाय उन्होंने खरीदी है भारतीय लोगों से उसका उन्होंने पैसा तो दिया है, माल उन्होंने माल तो खरीद लिया लेकिन उनका माल बिका नहीं, तो घाटा पड़ गया।
तो ये 4-5 मेन रीजन थे कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने के। पहला कारण था बंगाल में भूखमरी, उससे टैक्स नहीं मिला उनको। दूसरा, जो एम्प्लॉय थे वो रिश्वतखोर हो चुके थे। तीसरा, एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, जिससे क्या था, युद्ध में कोई भी रिजल्ट नहीं निकला पर नुकसान बहुत हो गया। चौथा क्या था, उनका टी ट्रेडिंग में बहुत नुकसान हुआ। पहले ब्रिटिश कंपनी अमेरिका में चाय सप्लाई करती थी, लेकिन उसके बाद डच लोग भी सप्लाई करने लगे, तो उनकी 85% सप्लाई चाय की डच लोग करने लगे। तो जो इनकी गोदामों में चाय थी वो धीरे धीरे सड़ने लगी, तो उनको क्या हुआ, नुकसान हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इसलिए 1772 में, तो आगे चल कर क्या हुआ, 3 सालों के बाद इन्होंने ब्रिटेन की गवर्नमेंट से कितने का लोन मांग लिया, कितने का, 1 मिलियन पाउंड का लोन मांग लिया। और जब ये लोन मांगा तो उसके बाद कंपनी, अब गवर्नमेंट ने सोचा भी देखो बहुत टाइम के बाद कंपनी ने उठाया, मान लो अब हम ऐसे ही इसको छोड़ दें तो क्या था, इनका कोई यूज़ नहीं होगा। तो इन्होंने क्या था, कंपनी को दोबारा उठाने के लिए अपने पैरों पर इन्होंने कंपनी को अपने कंट्रोल में ले लिया ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने। और उन्होंने कहा भी आज से कंपनी को हम लोग चलाएंगे, गवर्नमेंट चलाएगी। और वो क्या थी, अब वो समय समय पर एक्ट पास करने लगे, कानून पास करने लगे। और वो जो एक्ट लाते थे वो किन पर लागू होते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों और भारतीय लोगों पर भी अप्लाई किए जाते थे, और इसलिए वो एक्ट लाने शुरू किए। तो हम बात करें तो इसलिए सबसे पहला एक्ट आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो अब हम एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रिटेन गवर्नमेंट सबसे पहले कौन सा एक्ट लेकर आई इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय लोगों के लिए रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये भी बात है भी, अगर हम बात करें भी ब्रिटेन जो ब्रिटिश लोग थे, सबसे पहले जो एक्ट लेकर आए उसका नाम क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट। तो क्या नाम था उसका, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ेंगे भी इस एक्ट में क्या कुछ था, इसके क्या फीचर थे, क्या फंक्शन थे इसमें, तो इस एक्ट में क्या कुछ लिखा हुआ था। तो हम अब क्या पढ़ेंगे, इसके फीचर्स के बारे में। तो क्या पढ़ेंगे, इनके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले क्या लाया गया इस एक्ट में, क्या कहा गया ब्रिटेन गवर्नमेंट की तरफ से। देखो स्टूडेंट्स, अब क्या हुआ, अगर मैं बात करूं, हमारे 3 प्रेसिडेंसीज थी इस एक्ट से पहले की बात करें, बंगाल प्रेसिडेंसी, फिर एक इधर सीगी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, सूबे बने हुए थे अंग्रेजों के, और तीसरा थी मद्रास प्रेसिडेंसी। अगर मैं 1773 से पहले की बात करूं तो अंग्रेजों के 3 सूबे थे। मैंने पहले बताया था तीनों प्रेसिडेंसियों के अलग अलग क्या होते थे, गवर्नर। मैंने बताया आपको तीनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नर होते थे, बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर, मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर, और जो तीनों प्रेसिडेंसीज थी वे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थी, ये डिपेंड नहीं करती थी एक दूसरे पर भी। ऐसे नहीं जो बंगाल है, बंगाल को बॉम्बे के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा या बॉम्बे को मद्रास, नो, ये तीनों अपने आप में इंडिपेंडेंट थी, स्वतंत्र थी। लेकिन इस एक्ट के बाद क्या हुआ, जो बंगाल प्रेसिडेंसी को हेड बना दिया और ये दोनों प्रेसिडेंसीज इनके अंडर कर दी। अगर हम बात करें भाई, जैसे आज हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है और उसके अंडर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही हैं, तो ऐसे पहले तक तीनों प्रेसिडेंसियां स्वतंत्र थी अपने आप में। पर क्या हुआ, इस एक्ट में क्या किया गया, बंगाल को हेड बना दिया गया और दोनों प्रेसिडेंसियां उसमें क्या कर दी गई, सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट का मतलब बंगाल के अधीन कर दी गई, ये क्या कर दी गई, सबॉर्डिनेट। दोनों सूबे बॉम्बे और मद्रास अब बंगाल के अधीन काम करेंगे। तो क्या था, देखो अगर हम बात करें 1757 से 1773 की बात करें तो यहां तक पहले तीनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नर होते थे। क्या होते थे, इनको गवर्नर कहते थे, केला गवर्नर होते थे तीनों प्रेसिडेंसियों के अलग अलग। तो देखो स्टूडेंट क्या हुआ, इस एक्ट में क्या था, बंगाल प्रेसिडेंसी को हेड बना दिया और दोनों प्रेसिडेंसीज बॉम्बे और मद्रास इनके अधीन कर दी। और क्या था, देखो जो पहले बंगाल का होता था गवर्नर,
अगर हम बात करें, पहले बंगाल को क्या है, गवर्नर होता था, अब क्या उसे गवर्नर से क्या कर दिया गया, उसको गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर को हम क्या कहने लगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और यहां इस दोनों के क्या, इसके तो गवर्नर ही हैं, इसके भी गवर्नर और इसका भी गवर्नर। पहले बंगाल का भी गवर्नर ही था, तीनों इंडिपेंडेंट थे, लेकिन इस एक्ट के बाद क्या हुआ, बंगाल की प्रेसिडेंसी को हेड बना दिया और दोनों प्रेसिडेंसी इसके अंडर हो गई। अब पहले बंगाल का गवर्नर था, अब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भी गवर्नर ऑफ बंगाल से हम क्या बन गए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहने लगे, क्योंकि उसके पास पावर, उसके पास शक्ति बढ़ गई, क्योंकि वो हेड हो गया, ये दोनों प्रेसिडेंसी उसके अधीन हो गई। तो क्या था, अगर क्वेश्चन आए भी बंगाल के गवर्नर को हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किस एक्ट के अकॉर्डिंग कहने लगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जैसे आज हम कहिए, या जैसे हम कंपेयर करें, ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई और ये दोनों क्या होगी, स्टेट गवर्नमेंट। और क्या हुआ, इसको बंगाल के गवर्नर जनरल, अगर हम बात करें, देखो जैसे हम बात करें गवर्नर ऑफ बंगाल, 1757 से लेकर 1773 तक हम कहते थे गवर्नर ऑफ बंगाल, लेकिन 1773 के बाद उसे क्या कहने लगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो उसकी पावर कुछ बढ़ गई। अगर हम बात करें, अगर आपसे पूछे भी पहला बंगाल का गवर्नर कौन बना था, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव थे। अगर पूछे हु इज फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, रॉबर्ट क्लाइव। अगर पूछे हु इज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो वो कौन बने, लॉर्ड वैरन हेस्टिंग। तो ये पहले गवर्नर जनरल बनाया गया इनको, लॉर्ड वैरन हेस्टिंग इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और बाकी दोनों प्रेसिडेंसियों के क्या होते थे, गवर्नर। और इसको क्या दिया गया, इसको एक 4 मेंबर्स की कमेटी दी गई, 4 मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी अब क्या था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल और उसको 4 मेंबरों की कार्यपालिका परिषद दी गई, जो क्या थी, अब इंडिया में रहकर जिन एरियो पर इनका अधिकार है वहां पर क्या बनाएगी, ये लॉ बनाएगी। तो ये क्या थी, इसको 4 मेंबर्स दिए गए, खुद एक ये था, तो इसको क्या था, लॉ बनाने के लिए 4 मेंबर्स दिए गए, भारत में कैसे प्रशासन को चलाना है। तो ये था। और क्या था, देखो ये दोनों गवर्नर, मद्रास और बॉम्बे का, ये किसके अधीन है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, ये सारी रिपोर्ट किसको दे रहा है, जैसे पहले देते थे, मैंने बताया था स्टार्टिंग में भी, कंपनी में क्या होते हैं, ऑफिसर और क्लर्क, उनके ऊपर गवर्नर होते थे। ये पहले तीनों गवर्नर किसको रिपोर्ट देते थे, सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कितने मेंबर थे, 24। अब भी ऐसे ही है। अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, ये दोनों के काम को देखेगा, और ये सारी रिपोर्ट गवर्नर बंगाल जो है वो किसको देगा, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, सारी रिपोर्ट किसको सौंपेगा, सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि 24 मेंबर्स अपॉइंट हुए थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कितने मेंबर्स इसमें, 24। ये गांव आगे उनको अपनी रिपोर्ट सौंपेगा भी। ऐसे हमारा भारत में कारोबार चल रहा है। तो पहली बात तो ये हुई। तो पहले फीचर क्या हुआ, पहला ये इस काम में चेंज लाया गया भी, बंगाल की प्रेसिडेंसी को ऊपर बना दिया और दोनों प्रेसिडेंसी इसके अंडर कर दी। इससे पहले तीनों प्रेसिडेंसी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थी, अब दोनों प्रेसिडेंसी डिपेंड रहने लगी, वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर आ गई, उनके ऊपर डिपेंड रहने लगी। दूसरा क्या हुआ, अगर हम बात करें अब सेकंड इसमें क्या हुआ, फीचर्स पढ़ रहे हैं तो अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड क्या हुआ, ड्यूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टॉप, द्वैध शासन। पहले डबल गवर्नमेंट चल रही थी बंगाल में। अगर हम बात करें पहले क्या थी, ड्यूल गवर्नमेंट थी 1773 से पहले, जब ये एक्ट नहीं आया था तो क्या थी, डबल गवर्नमेंट चलती। डबल गवर्नमेंट का मीनिंग होता है दो तरह नाल। क्या था, एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन, भी जो प्रशासन है, जो प्रजा है, लोग, एडमिनिस्ट्रेशन। एक होता है टैक्स कलेक्ट। पहले क्या था, टैक्स कलेक्ट और कोई करता था, प्रशासन और कोई चला रहा था। अगर हम टैक्स कलेक्ट की बात करें तो 1757 से 1773 तक जो बंगाल में टैक्स कलेक्शन थी वो कौन कर रहा था, टैक्स कलेक्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी।
और जो पूरे प्रशासन को कौन सांभ रहा था? शाह आलम। जो मुगल है वही देखरेख, प्रजा की देखरेख कर रहा है। शाह आलम सेकंड मतलब क्या देख रहा है? ये निजामियत, जिसे हम मुगल भाषा में निजामियत कहते हैं। भी निजामियत भी प्रशासन को तो देख रहा है मुगल किंग, एक तरह से कठपुतली है। अब प्रशासन को क्या है? अब वो कहते हैं प्रशासन से हमने क्या लेना है? कंपनी ने टैक्स कलेक्ट तो कंपनी कर रही है, लेकिन प्रशासन कौन सांभ रहा था? उनका जो मुगल राजा है शाह आलम सेकंड। तो ये डबल गवर्नमेंट थी बंगाल में। तो डबल गवर्नमेंट होगी ना, प्रशासन इसके हाथों में है और टैक्स ये कलेक्ट कर रहे थे। तो क्या हुआ? इस एक्ट में डबल गवर्नमेंट को स्टॉप कर दिया, खत्म कर दिया। इस एक्ट में क्या हुआ? भी बंगाल से अब जो बंगाल था वो डायरेक्ट किसके आ गया? डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर आ गया। डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल ने अपने हाथों में ले लिया बंगाल को। भी प्रशासन भी अब खुद चलाएगी और टैक्स कलेक्ट भी खुद कलेक्ट करेगी। तो बंगाल अब डायरेक्ट आ गया। पहले इनडायरेक्ट था, लेकिन सिर्फ टैक्स कलेक्ट था। अब डायरेक्ट ले लिया, प्रॉपर तौर पर अधिकार कर लिया बंगाल पर। बंगाल डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया। और जो शाह आलम था इसकी क्या कर दी अंग्रेजों ने? पेंशन लगा दी, इसे पेंशनर बना दिया। भी देखो आप अब क्या है, चुपचाप बैठे रहो, आपको पेंशन मिलती रहेगी हर महीने। इसकी पेंशन लगवा दी किन्होंने? अंग्रेजों ने, ब्रिटिशों ने इसको पेंशनर बना दिया। तो दूसरा क्या था? ड्यूल गवर्नमेंट ऑफ स्टॉप। डबल गवर्नमेंट किस स्टॉप हुई? किस एक्ट के अकॉर्डिंग? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आगे देखो थर्ड क्या हुआ? थर्ड फीचर क्या था इस एक्ट में? अब देखो क्या था? जो गवर्नर जनरल था किसका? बंगाल का। कौन बना पहला गवर्नर जनरल? हमने पढ़ा है लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग। तो गवर्नर जनरल लॉ बनाता था किस बेस पे? वोटिंग बेस पे। वोटिंग बेस पर लॉ बनाते थे, लॉ बनाते थे। अब कैसे वोटिंग बेस? कैसे? अब मान लो बंगाल में जो गवर्नर जनरल है उसने अब कोई कानून बनाना है, लॉ बनाना है इंडिया में रहकर। देखो इनके लिए लॉ कौन बनाते थे? ब्रिटेन की गवर्नमेंट। और ये आगे इंडिया में लॉ बनाते थे। क्या था? देखो एक तो गवर्नर जनरल था बंगाल का, और प्लस उसे कितने मेंबर मिले हुए थे? 4 मेंबर। तो टोटल कितने हो गए? 5। अब क्या है? अब मान लो लॉ बनाना है तो कम से कम देखो 5 मेंबर हैं। कितने मेंबरों की अगर हाँ होगी तो लॉ बनेगा? मिनिमम 3 मेंबर। अब 5 में से अगर 3 में मान लो कोई लॉ बना रहे हैं और क्या कोई लॉ बनाकर तैयार कर लिया, 5 में से अगर घट्टोघट 3 मेंबर यस करेंगे तभी लॉ अप्लाई होगा। अगर मान लो 5 में से 2 मेंबरों ने कहा यस, नो कहा, 2 ने यस कर दिया, 3 ने नो करे, तो ये लॉ क्या हो जाएगा? कैंसल। तो मिनिमम कितने मेंबर चाहिए थे? 3 मेंबरों की हाँ चाहिए थी। मान लो जैसे 4 मेंबर हैं, 2 + 2 भी कोई लॉ बन रहा है, 2 कहते हैं भी ये नहीं ठीक नहीं है, 2 कहते हैं ठीक नहीं, 2 कहते हैं ठीक है। अब किसकी वोटिंग महत्वपूर्ण है? गवर्नर जनरल। जो ये रह गया, अब जेकर वो इनका समर्थन करेगा तो यस में चला जाएगा, ये लॉ अप्लाई हो जाएगा। अगर इसने इतना समर्थन किया तो लॉ क्या हो जाएगा? कैंसल। तो किस बेस पे लॉ बनाते थे? वोटिंग बेस पे लॉ बनाए जाते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखो क्या हुआ। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि जैसे बंगाल के गवर्नर जनरल को 4 मेंबर दिए थे, वैसी जो नीचे वाली प्रेसिडेंसियां थी बॉम्बे और मद्रास, बॉम्बे और मद्रास जो प्रोविंशियल, हम क्या बोलेंगे उसको? प्रोविंशियल का मतलब होता है स्टेटें। जैसे बंगाल एक हेड हो गया, 2 क्या हो गए उसके? प्रांत अंडर आ गए उसके, जिसे हम बोलते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। तो क्या था? जो बॉम्बे और मद्रास जो सबॉर्डिनेट प्रेसिडेंसियां थी उनमें भी गवर्नर थे, प्लस उनको भी 4 मेंबर दिए थे लॉ बनाने के लिए। लोकल लेवल पर लॉ अपने मद्रास और बॉम्बे में जो लोकल इश्यूज हैं उन पर तो लॉ बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर ही बनाएंगे, लेकिन बड़े पैमाने पर कौन बनाएगा? बंगाल का गवर्नर, क्योंकि वो हेड था इसलिए। ठीक है, तो नीचे जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज थी उनको भी क्या था? लॉ बनाने के लिए 4 मेंबर्स दिए गए थे।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट के फीचर पढ़ रहे हैं हम। अब क्या देखो, अब क्या है, अब हम बात करें भी कंपनी को अब पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है। अगर हम बात करें कंपनी, एक तो कंपनी भारत में खुद व्यापार कर रही है, कॉमर्शियल ट्रेड। अगर हम बात करें कंपनी को पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, रेवेन्यू, एक तो वो जो खुद व्यापार कर रही है वो, प्लस रेवेन्यू, ये जो पैसा रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम टेरिटोरियल पोसेशन, रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम टेरिटोरियल पोसेशन। भी जो कंपनी ने, देखो एक तो कंपनी खुद का भी व्यापार कर रही है, और जो एरिया उन्होंने जीते हैं, जिन क्षेत्रों पर अधिकार किया, वहां से भी पैसा आ रहा है टैक्स कलेक्ट की तरह। और तीसरा क्या ले रहे हैं वो, सॉल्ट टैक्स, नमक, जो सॉल्ट टैक्स भी लग रहा है, सॉल्ट मतलब नमक बनाने में भी क्या है, टैक्स चलता आ रहा है। ठीक है, भी सॉल्ट टैक्स भी लेते थे कंपनी के लोग, भारतीय लोग। अब हम सॉल्ट टैक्स की बात करें ना, तो ये वही सॉल्ट टैक्स है जिसको आगे जाकर कौन तोड़ेंगे, इसको खत्म कौन करेगा सॉल्ट टैक्स को, महात्मा गांधी, जिनको खत्म करेंगे 1930 में, जब यात्रा करेंगे दांडी यात्रा, वहां पर जाकर वो नमक कानून बनाकर नमक कानून को तोड़ेंगे। तो अगर हम बात करें जो सॉल्ट टैक्स था ना, वो हमारे भारत में वो काफी चिरों से चला आ रहा था। अगर हम बात करें ना, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, जब हम प्राचीन भारत पढ़ेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से ही सॉल्ट टैक्स लगता आ रहा है भारतीयों पर। उसके बाद क्या था, मुगल भी आए, मुगलों ने भी सॉल्ट टैक्स लेते थे भारतीयों से, और फिर क्या किया, इसी प्रथा को, इसी प्रैक्टिस या प्रथा को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी क्या रखा, जारी रखा। तो ये भी फॉलो करती रही, ये पुरानी परंपरा चलती आ रही थी। तो मुगल भी टैक्स लेने देते थे, तो क्या था, इसको कंपनी ने भी आगे जारी रखा। पर ये कब टूटा जाकर, इसको किसने तोड़ा सॉल्ट टैक्स को, महात्मा गांधी जी ने। कब तोड़ा, 1930 में, जब हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, तो यही वही सॉल्ट टैक्स था। एक मिनट सॉरी स्टूडेंट, ये वही सॉल्ट टैक्स है जिसको महात्मा गांधी ने तोड़ा था। तो यहां से पैसा आ रहा था, एक तो कमर्शियल ट्रेड से, और ये जिन क्षेत्रों पर अधिकार किया था वहां से लोगों टैक्स कलेक्ट करके, और तीसरा सॉल्ट टैक्स। तो कंपनी क्या थी, यहां से कंपनी को पैसा आ रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब और क्या था, अब पहले क्या था, अब कंपनी के जो एम्प्लॉय थे, कंपनी के एम्प्लॉय की प्राइवेट ट्रेड क्या कर दी, बंद कर दी। मैंने कहा है पहले कंपनी के जो एम्प्लॉय थे वो अपनी प्राइवेट ट्रेड भी करते थे, लेकिन अब क्या था, इस एक्ट ने क्या किया, अभी आज से जो कंपनी के एम्प्लॉय सिर्फ कंपनी के लिए काम करेंगे, वो प्राइवेट ट्रेडिंग नहीं कर सकते। क्योंकि देखो प्राइवेट ट्रेडिंग की वजह से कंपनी घाटे में गई थी, तो उनकी प्राइवेट ट्रेड को कंपनी इस एक्ट ने क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट इस एक्ट का फीचर, हम फीचर पढ़ रहे हैं, तो लास्ट इस एक्ट में क्या बात हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग, रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ, 1774 में, अब क्या था, अब बंगाल को कंपनी चला रही थी, ब्रिटेन गवर्नमेंट कानून लेकर आती थी। अब लॉ कौन बनाएंगे, गवर्नर जनरल और उसको 4 मेंबर्स। लेकिन अब जो लॉ बनाएंगे, तो देखो लॉ अप्लाई किन पर होने, हम भारतीय लोगों पर। तो क्या था, लॉ को चेक करने के लिए किसकी स्थापना की गई, भी लॉ अच्छी तरह बना है या नहीं बना, तो इसका फैसला कौन करेगा। तो क्या इसके लिए क्या किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1774 के तहत अगले साल 1774 में क्या हुआ, फोर्ट विलियम में, फोर्ट विलियम कहां पर था, बंगाल में, किस जगह पर, कलकत्ता में था, वहां पर किसकी स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट की। तो क्या अगर क्वेश्चन आ जाए भी, सबसे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के अकॉर्डिंग हुई इंडिया में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग भारत में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ। कब हुआ, बना कब सुप्रीम कोर्ट, 1774 में। एक्ट कब आया,
1773 में एक्ट में लिखा हुआ था और अगले ही साल 1774 में फोर्ट विलियम कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में। अब हम बात करें जो ये सुप्रीम कोर्ट बना था ये भारतीय लोगों के लिए नहीं था, ये सिर्फ जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय थे या कोई भी जो ब्रिटिश लोग थे उनके लिए था सुप्रीम कोर्ट। ये भारतीय लोगों के न्याय वास्ते नहीं था, सिर्फ कंपनी के लोगों के लिए। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट जब बना, कब बना? 1774 में। तो उस टाइम जज कितने थे इसमें? 4। जैसे हम आज बात करते हैं, आज हमारे जजों की संख्या कितनी है? 34। जब सुप्रीम कोर्ट बना तब जजों की संख्या कितनी थी? 4। 4 मतलब 3 + 1। एक तो हो गया मुख्य जज जिसे हम बोलते हैं चीफ जस्टिस, 3 अदर जज, 3 होते थे अदर जज, 3 तो हो गए अदर जज और एक हो गए चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस हो गए सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जब बना सुप्रीम कोर्ट में 4 जजेस बिठाए गए, तो ये चारों क्या होंगे? अंग्रेज लोग ही होंगे, उन्होंने स्थापना की है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, देखो जब बना है सबसे पहले तो अंग्रेज ही बना होगा, उसका नाम क्या था? एलिजा इम्पे। पहला मुख्य जज कौन बना सुप्रीम कोर्ट का जब 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई इंडिया में? तो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एलिजा इम्पे, ये एक अंग्रेज अधिकारी था। और 3 अदर जज कौन थे? इनका नाम था जॉन हाइड, एक का नाम था रॉबर्ट चैम्बर और एक का नाम था ली मैस्टर। तो ये 3 अदर जज थे सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई भी क्या था? भी कंपनी के जो लोग लॉ बना रहे हैं उसको चेक करने के लिए। तो 3, एक मुख्य जज एलिजा इम्पे और 3 जज पहले जॉन हाइड, रॉबर्ट चैम्बर और ली मैस्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इंडिया में किस एक्ट के अकॉर्डिंग हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो ये हमने पढ़ लिया पूरा भी, रेगुलेटिंग एक्ट आया, अंग्रेज लेकर आए इनको। उसके बाद क्या हुआ फिर काफी सालों के बाद अब और, क्योंकि देखो जब ये एक्ट है, कोई भी एक्ट लेकर आते हैं तो वो क्या है, काफी सालों के बाद उसमें कमियां पता चलती है भी, अब उसमें चेंज तो करनी है। तो फिर क्या था उसके बाद 1784 में एक्ट लेकर आएंगे जिसका नाम होगा पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। तो कल हम कंटिन्यू करेंगे आगे अगले एक्ट के बारे में। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट के क्या थे? फीचर्स थे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, कल करेंगे कंटिन्यू। थैंक यू स्टूडेंट।